हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने QP एंड QV देखा था क्या होता है। आज हम रिलेशन पढ़ेंगे QP एंड QV के बीच में। वही हेडिंग डाली हुई है कि रिलेशन बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, तो QP और QV का रिलेशन देखना है। हमने देखा था कि जनरली क्या था कि QP that is heat of reaction at constant volume is equal to एंथैल्पी चेंज आया था, डेल्टा एच आया था। ठीक, अगर आप हीट सप्लाई करते हो किसी सिस्टम को और प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो दैट विल इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ चेंज। ठीक, और अगर आप हीट देते हो किसी सिस्टम को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा नहीं करने देते, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, यानी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक, ये हम पढ़ चुके थे। अब आप रिलेशन पढ़ेंगे। हम जानते हैं ऑल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर एक रिलेशन फॉलो होता है, दैट इज व्हाट, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। राइट, तो डेल्टा एच ये आपको पिछले लेक्चर में करवाया है तो देख लेना। डेल्टा एच डेल्टा यू पी डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज V2 माइनस V1। राइट, तो दिस कुड बी रिटन एज डेल्टा यू PV2 माइनस PV1। ठीक, नाउ फॉर आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो PV1 को क्या लिख सकते हैं अपन, N1RT। PV2 इज इक्वल टू N2RT। ठीक, आइडियल गैस के लिए तो पता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होती है, तो PV इज इक्वल टू nRT फॉलो होगा, तो PV1 इज इक्वल टू N1RT और PV2 इज इक्वल टू N2RT। इसमें फिल कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें। तो PV2 की जगह N2RT माइनस PV1 N1RT, where N1 and N2 is what, number of moles of gas, number of moles of gaseous reactant and product। ठीक, N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, सॉलिड और लिक्विड नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो डेल्टा यू प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, N2 माइनस N1RT डेल्टा एच। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा जो है वो रीअरेंज होके कुछ ऐसा लिखते हैं, डेल्टा NGRT, जहाँ डेल्टा NG क्या है, N2 माइनस N1। राइट, अच्छा, तो अब यहाँ से अपने को क्या देखना है कि ये जो डेल्टा NG है वो क्या है, दिस इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। एक सेकंड रुकना बच्चों। ठीक, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाती है, मेरा घर थोड़ा रोड साइड है तो उस वजह से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो डेल्टा NG वो आ गया। अब यहां से याद रखना, एक बात और बतानी थी, ओनली इन केस ऑफ गैस वॉल्यूम चेंज इज ऑब्जर्व्ड, वॉल्यूम चेंज इज ऑब्जर्व्ड। यानी आपने ये जो V2 माइनस V1 लिखा है ना, वो तभी ऑब्जर्व होगा जब आपका गैस है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर सॉलिड और लिक्विड है तो डेल्टा NG 0 आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगर आपका इफ सॉलिड, तो इसका मतलब सॉलिड या लिक्विड हो तो आपका जो डेल्टा NG होता है वो 0 आ जाता है। ठीक, या आप ये कहें कि चेंज इन वॉल्यूम भी 0 आ जाता है।
अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो ये वाला रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। ठीक, चलिए डेल्टा एच। अब हमने डेल्टा एच को क्या लिखा था ऊपर देखिए, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा इज यू इज व्हाट, डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको रट लो, ठीक है, ये याद करना है, कमिट टू मेमोरी, CTM। अगर इफ N2 इज इक्वल टू N1, मैं एक बार N2 N1 को बता देता हूं एक्चुअली। मैंने वैसे तो बोला N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपने डेल्टा Ng को ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, राइट। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक, तो इफ N2 इज इक्वल टू N1, अगर मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाए, तब के केस में क्या होगा, इसको 1 मार्क कर लो और इसको 2, तो 1 क्या आ जाएगा, देखिए 1 इज व्हाट, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2 N1 के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब डेल्टा H डेल्टा U के बराबर आ जाएगा फर्स्ट रिलेशन से। सिमिलरली सेकेंड रिलेशन से क्या आ जाएगा, QP इज इक्वल टू QV, सिंपल। ठीक, अब ये भी याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर है, ठीक, तो एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर शुड बी इक्वल टू द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, तब ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, अ स्विमिंग नहीं, फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्टेंट, find out the internal energy change for the reactants A liquid से A gas change हो रहा है, A is any reactant and that is converted from liquid to gas, right, at 373 Kelvin। ठीक है, आपको क्या करना है, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, समझ रहे हो क्या, डेल्टा U निकालना है आपको। जब कोई सब्सटेंस A लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदल रहा है 373 केल्विन पे, एंड इट इज गिवन दैट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक, चलिए सवाल बहुत सीधा सा है, आपको निकालना है बच्चों डेल्टा U। ठीक है, T आपके पास है टेम्परेचर, दैट इज 373 केल्विन। आप रिलेशन तो जानते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। ठीक, मैं डेल्टा NG निकाल देता हूं यहाँ पे। डेल्टा NG कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपका, क्योंकि देखो आपका जो प्रोडक्ट है वो गैसियस है, लेकिन रिएक्टेंट तो क्या है,
लिक्विड है तो लिक्विड के लिए आप 0 मान के चलते हो, प्रोडक्ट के लिए मान लो, प्रोडक्ट क्या है गैस, तो उसके लिए 1 मान लो नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन रिएक्टेंट क्या लिक्विड, तो उसके लिए 0 मानिए, डेल्टा एन जी इज 0, सॉरी डेल्टा एन जी इज 1। ठीक, तो यहाँ से डेल्टा एन जी भी कैलकुलेट हो गया। बस अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज। ठीक, हमने बोला ना हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 40.66 जूल। ठीक, हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब डेल्टा एच है, डेल्टा एच आप जानते हैं हीट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो दिस डेल्टा एच इज अ हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि एंथैल्पी चेंज हो रही है ना, और प्रेशर कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन तो हो रही है। ठीक है, मतलब वेपराइजेशन हो रही है तो एक्सपेंशन तो हो रहा है, तो हम वॉल्यूम कांस्टेंट वाला केस तो लेंगे नहीं ना, यानी हम डेल्टा यू तो लेंगे नहीं, हम डेल्टा एच ही कंसीडर करेंगे उसे। ठीक, तो 40.66 किलो जूल पर मोल, राइट। अब इसको आप चेंज कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 40,660 माइनस डेल्टा एन जी कितना है 1, आर कितना है आपका 8.314, टेम्परेचर इज 373 केल्विन। ठीक, तो यहाँ से 140660 माइनस मल्टीप्लाई करिए तो 3101 कुछ आएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करो 37559 जाउल पर मोल आएगा, पर आप चाहें तो इसे वापस से चेंज कर सकते हैं किलो जाउल में, तो 37.5 राउंड ऑफ करके 56 लिख लो किलो जाउल पर मोल। सो दिस मच इंटरनल एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस when the one substance is changing from liquid to gas at 373 Kelvin and heat of vaporization is 40.66 kilojoule per mole. नोट कर लो। ओके 1 2 3 ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं। एक और क्वेश्चन लिखिए। ठीक, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल, अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल is covered with a film of water, is covered with a film of water, उसके ऊपर वाटर की एक लेयर चढ़ी है। चलो पहले लिख लेते हैं फिर समझाएंगे। जिस वाटर का जो, उस वाटर की लेयर का जो वेट है वो लगभग 8 ग्राम है, मतलब उस आदमी के ऊपर 18 ग्राम पानी है। हाउ मच हीट मस्ट बी, हाउ मच हीट must be supplied to evaporate this water,
उस लेयर को सुखाने के लिए हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाई टू evaporate this water at 298 Kelvin. Calculate the internal energy of vaporization. Calculate the internal energy of vaporization at 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, फॉर वाटर। और एक चीज गिवन है कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर at given temperature which is 373 Kelvin is given 40.66 kilojoule per mole, ठीक। ये पिछले वाला केस है, उसमें भी लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा था तो वेपराइज हो रहा था और टेम्परेचर भी सेम था, इसलिए एंथैल्पी भी उस टाइम पे सेम थी। चलो अभी क्वेश्चन समझो। अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल, एक स्विमर है वो बाहर आता है पूल से, उसके ऊपर वाटर का लेयर चढ़ा होता है, जिस वाटर के लेयर का वेट होता है 18 ग्राम। कितनी हीट दें कि उसका वो वाटर जो बॉडी पे लगा है वो इवेपोरेट हो जाए 298 केल्विन पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, जो कि कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए थोड़ा अब देखो, आपके पास क्या है, 18 ग्राम वाटर है उसकी बॉडी पे, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली कन्वर्ट होगा 18 ग्राम ऑफ वाटर वेपर में, ठीक। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कितना है, मतलब वेट वाइज तो पता है 18 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है वाटर का बॉडी के ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर of H2O, and that is what, obviously mass upon molecular mass, so it's 1। तो डेल्टा एन जी अगेन, ये गैशियस है, ये लिक्विड है, तो 1 माइनस 0 तो कितना आएगा 1। देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो मैंने निकाल लिया, गैशियस का 1 है, इसका तो नंबर ऑफ मोल्स आप 0 मान के चलोगे, ठीक। तो डेल्टा एन जी क्या होगा, 1 होगा। बाकी सब तो फॉर्मूला है जो कि आपको पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी है 40.66, डेल्टा एन जी इज वॉट 1, आर इज वॉट 8.314 इंटू 10⁻⁻³ और टेम्परेचर है 298 केल्विन। इस टेम्परेचर पे क्या करना है आपको, वेपराइज करना है। तो यहाँ से 40.66 सॉल्व कर लेना थोड़ा बहुत, 3.10 मैंने चेंज नहीं किया अभी किलो जाउल को, डायरेक्ट लिख दिया 37.56 किलो जाउल पर मोल, ठीक। तो ये डेल्टा यू आ जाएगा 37.56 किलो जाउल पर मोल।
ठीक है, आगे चलिए। अब हम पढ़ रहे हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी एक नया टर्म है। और होता तो कुछ भी नहीं है कि अगर आप इसे लिखे तो हीट कैपेसिटी को आप C से दिखाते हो और दिस इज Q अपॉन डेल्टा T। ठीक, डिफाइन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, ठीक, कितना हीट आपको चाहिए किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड raise the temperature of system through 1 degree Celsius if Q amount of heat supplies to the system, if Q amount of heat is supplied to a system, ठीक, temperature rises from T1 to T2। समझ में आ गया होगा कितनी हीट आपको चाहिए किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए एक्चुअली। ठीक है, अगर आप Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हो सिस्टम को तो वो टेम्परेचर राइज कर देगा T1 से T2। ठीक है, अगर आप चाहते हो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस राइज करें तो जितना भी 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, दैट इज योर हीट कैपेसिटी। ठीक, तो ठीक है, Q अपॉन डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट क्या होगा, इसी से रिलेटेड है। अगर आप उस सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना चाहते हो उस सब्सटेंस का अमाउंट फिक्स कर दो, 1 ग्राम कर दो, तब वो स्पेसिफिक हीट हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of the substance through 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने सब्सटेंस का अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया 1 ग्राम तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में जितनी भी हीट लगेगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, चलो इसी के साथ मोलर हीट कैपेसिटी, कुछ डेफिनेशंस है यार वो वैसे पढ़ने आप। मोलर हीट कैपेसिटी, अगर किसी सब्सटेंस का अमाउंट स्पेसिफाई कर दो 1 मोल, ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि किसी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी भी हीट लगेगी दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of substance of 1 mole of substance through 1 degree Celsius, that is called molar heat capacity। एक छोटा सा सवाल है डेफिनेशन के ऊपर कि a piece of aluminium metal
weighing 3 gram requires 5.4 joule of heat to raise the temperature from 298 Kelvin to 300 Kelvin। ठीक है, एक एल्यूमिनियम का पीस है जिसका वेट जो है वो 3 ग्राम है। उसको कितने हीट की ज़रूरत है? 5.4 जाउल ऑफ हीट की ज़रूरत है। उसका टेम्परेचर 298 से 300 केल्विन राइज करने के लिए, यानी 2 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए 5.4 जूल की हीट की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका हीट कैपेसिटी निकालना हो, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक, मुझे क्या बोला, हीट कैपेसिटी निकालो, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो, और फिर मोलर हीट कैपेसिटी निकालो। ठीक, तो देखो कैसे। आप सबसे पहले क्या निकालोगे? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? Q अपॉन डेल्टा टी, यानी कितना हीट हुआ है, कितना हीट दिया आपने, हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, राइट, 5.4 इतना हीट दिया। टेम्परेचर कितना राइज हुआ है? 2 केल्विन, डेल्टा टी। तो दिस इज व्हाट, 2.77 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर केल्विन। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने क्या बोला कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो हीट कैपेसिटी था वो कितना था? 2.77 किलो जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट निकालना है तो आपको क्या निकलना पड़ेगा? मास निकलना पड़ेगा। कितना है? 3 ग्राम, 3 लिख दो, तो कितना आ जाएगा? 0.9 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक, इसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज व्हाट? 5.4 अगेन, और मोल्स कितने हैं निकालना पड़ेगा। मोल्स कैसे निकालते हो? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है? 3, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 23 एल्यूमिनियम का। तो एक सेकेंड रुको। आई डोंट नो, पता नहीं मास कितना होता है एल्यूमिनियम। आई थिंक 27 होता है क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा, चलो इधर लिख देता हूँ मैं। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज, कितना हीट दिया आपने? 5.4। ठीक, और 5.4 जूल, और नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका कितना है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू जो टेम्परेचर राइज किया, कितना किया? 2 केल्विन। तो ये लिख दो, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ये केल्विन और ये मोल, 3/27 मोल। तो ऐसे निकालते हैं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक,
नोट करो। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट हुआ हो तो आप जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपको यहाँ लग रहा होगा कि यार यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हीट यही क्यों यूज़ कर दिया गया है ना। तो बताता हूँ मैं अभी क्या झोल है ये। देखिए, जो हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी विच इज Q, सॉरी विच इज डिनोटेड बाय C, विच इज Q अपॉन डेल्टा T, सिंपल। ठीक, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उसको आप किसी और सिंबल से लिख लो। ठीक, आप x से लिख लो। तो दैट इज व्हाट, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी दैट इज हीट कैपेसिटी अपॉन, क्योंकि स्पेसिफिक है तो आपका क्या होगा, मास होगा। यहाँ पे क्या है, हीट कैपेसिटी अपॉन गिवन मास, गिवन मास, राइट। अच्छा, यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी अपॉन गिवन मास। तो मैं हीट कैपेसिटी को क्या लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, इनटू मास, राइट। और इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखना चाहूँ तो C को मैंने क्या लिखा, Q अपॉन डेल्टा T, which is specific heat into mass. तो Q is what, specific heat into mass into what, delta T. This is very important formula. ठीक, और जो आप स्पेसिफिक हीट इनटू मास लिख रहे हो, अगर आप डायरेक्ट समझते हो तो ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज C ना, C इंटू डेल्टा T, Q इज C इंटू डेल्टा T. So whatever that you whatever heat that you supply to the substance, जो आपने हीट सप्लाई किया था शुरुआत में, उस वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ रही थी। ठीक, उस वजह से आपने ये निकाला था कि कितना हीट कैपेसिटी है, कितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, कितना मोलर हीट कैपेसिटी है। ठीक, तो अगर आपको बाय चांस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया जाए और टेम्परेचर दे दिया जाए, चेंज इन टेम्परेचर, तो आप उसके हेल्प से ये भी निकाल सकते हो कि आपने कितना हीट दिया था, ठीक है, वो हीट कैपेसिटी तक लाने के लिए या टेम्परेचर राइज करने के लिए। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट फार्मूला। नोट करो फटाफट।
अब आपको हीट कैपेसिटी पता लग गई, ठीक है, किस साइन से डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है। तो अब आपको दो टाइप की हीट कैपेसिटी होती है, एक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। पहले तो आप ये देखो कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम होता क्या, फिर हम इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो लेट्स से टू टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, टू टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। सबसे पहले हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आप CV से लिख सकते हैं, ठीक। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप जानते हैं, आपने लिखा था कि जो Q होता है दैट इज U प्लस W, यहाँ से आप इसको DQ DU प्लस P डेल्टा V लिख सकते हैं। याद होगा, वर्क डन को लिखते हैं प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक, वेयर P इज एक्सटर्नल प्रेशर। अभी अभी आपने पढ़ा Q क्या होता है, C डेल्टा T, तो इसको DT लिख देते हैं, डेल्टा T DT एक ही बात है, ठीक। TU प्लस PdV, यहाँ से आप C निकाल सकते हैं, दिस इज DU अपॉन DT प्लस P डेल्टा V बाय DT, राइट। अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा V 0 हो जाएगा। डेल्टा V 0 का मतलब है दिस इज CV, ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, DU बाय DT। तो CV इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक, विद सम टेम्परेचर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख देना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। अब आप इसी चीज को ऐसे लिख लो, DU बाई DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं यूं। अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज C DU प्लस PdV अपॉन DT। वही रिलेशन दोबारा रिपीट किया, कहाँ से, यहाँ से, ठीक, ये वाला रिलेशन। तो यहाँ से व्हेन प्रेशर इज केप्ट, क्योंकि आपने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक, एंड हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड, क्योंकि सिस्टम हीट ऑब्जॉर्ब तो करेगा ना, आप हीट कैपेसिटी निकाल रहे हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे तो आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था और हीट अब्जॉर्ब हो रहा था, तो क्या होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ऊपर नीचे तो हो नहीं सकता वो जो क्या था आपका सिस्टम, ठीक है। तो जो पिस्टन है वो उसको ऊपर नीचे करना अलाउड नहीं है, तो अगर आप हीट देते हैं, ठीक, तो क्या करेगा वो, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, मतलब उसके अंदर के सिस्टम की एनर्जी बढ़ा देगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ना तो अलाउड है नहीं, ठीक। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना अलाउड है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में एंथैल्पी चेंज होती है, आपने पढ़ा भी था, अब यहाँ प्रूफ दोबारा से भी हो जाएगा। तो आप CP लिख लो, यहाँ लिख लो DU बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P कांस्टेंट है, दिस इज DV बाय
dt, वैसे कर्ली होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऐसा कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वन रिलेशन है। वी नो कि H इज इक्वल टू यू प्लस पी में, ये रिलेशन पढ़ा है हमने, तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगा ये कर्ली H बाय कर्ली T। ये जो D लिख रहा हूं मैं ना, एक्चुअली वो कर्ली होता है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पर अभी +2 तक पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए हम भी नहीं पढ़ाते, पर आप इसे डेरिवेटिव भी मान लो तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव होता ही तब है जब आप किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक, तो इसीलिए हम पार्शियल लिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ली U बाय कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर P कर्ली V बाय कर्ली T एट कांस्टेंट। देखो ना, सिमिलरली वन जैसा नहीं बन गया क्या, राइट हैंड साइड क्या है वन जैसा बन गया, लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट Cp इज इक्वल टू कर्ली H बाय कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करेंगे तो दैट विल ऑब्वियसली चेंज एंथैल्पी। ऐसा पीछे भी रिलेशन में प्रूव हो चुका है, जहाँ पे आपने Qp को डेल्टा H लिखा था, ठीक है, तो सही है। तो Cp इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी with temperature at constant pressure, with temperature at constant pressure। ठीक है, कुछ रिलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि थोड़ा काम है मेरे को, तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहना, ठीक है, कोई डाउट हो बता देना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।